डब्बा का नया व्लॉग आ गया। एज यूजुअल पूरा ड्रामों से भरा हुआ है। वो चाहे अपने बच्चे का पेन को एनकेशमेंट की बात हो, या एक 5 स्टार होटल में जाके छिछोरापन हो, या फिर चीजों को बिगाड़ कर दिखाने वाली यानी कुकिंग की जो इसकी स्किल है, माशाल्लाह ये लोगों को जो बेवकूफ बनाने वाली जो इसकी स्किल है, हर चीज किचन में बिगाड़ कर दिखाना, बनाकर नहीं बिगाड़ कर दिखाना, यही तो उसका स्किल है, यही उसकी आर्ट है और इसी से उसकी पहचान है। और वो जब से पहचान बनी हुई है वो आज तक कायम है। ये कुछ भी चीज ये आपको अच्छी बना के दिखाने वाली नहीं है। इसकी जो यूएसपी है ना वो यही है कि चीजों को कैसे बिगाड़ कर दिखाया जाए और फिर अपने आप को ये दिखाना कि वो तो बच्ची है, वो कुछ जानती नहीं है। और अगर खराब हुई है चीज तो उसमें या तो बर्तन का दोष है, कुकर का दोष है, या फिर जो कढ़ाई का दोष है, या फिर जो आसपास जो खड़े हैं उनका दोष है। ये तो शुक्र की बात है कि आज तक दर्शकों को, आपको यानी हमको दोष नहीं दिया है कि इनकी वजह से ऐसी कढ़ाई गलत बनी, चिकन गलत बना या फिर पॉपकॉर्न गलत बने। लेकिन इसकी तरफ से कोई कहीं कोई गलती नहीं है। तो चलते हैं इन्हीं ड्रामेबाजों को और हाईलाइट करते हैं कैसे इन्होंने ड्रामे किए। सबसे पहले तो देखो ये कितने बड़ी होटल में चले जाएं, चाहे कैसे भी होटल में चले जाएं, इनकी छिछोरेपंती, इनका जो स्टैंडर्ड है, यानी खास तौर से मैं डब्बा की बात कर रहा हूँ, मैं जनाब और मैडम की बात नहीं कर रहा। वो एटलीस्ट उस स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन डब्बा एंड फैमिली यानी डब्बा की जो पूरी टीम है वो सारा का सारा ऐसे ही दिखाई देती है। ये यहाँ क्यों आ गए? क्या सचमुच में इनके लायक ही था ये सब कुछ? अब जब ये इस तरीके से 5 स्टार होटल में आते हैं कोई ना कोई ड्रामा करके जरूर जाते हैं। पता नहीं क्यों इसको बाथरूम से इतना प्यार है, वॉशरूम से इतना प्यार है, वो भी लेडीज वॉशरूम से। अरे कुछ शर्म कर भाई, लेडीज वॉशरूम में शूट करके दिखाना तो वैसे ही बैन होना चाहिए। इस औरत को ना तो किसी की शर्म से मतलब है, ना फिर जो एटिकेट्स या फिर लोगों की प्राइवेसी होती है उस सबसे से कोई मतलब नहीं। अब भी आती है हमेशा जो है वॉशरूम में जाके शूट करती है। कभी भैया भाभी को शूट करते हुए देखा है कि वॉशरूम कैसा है, वॉशरूम ऐसा है, वॉशरूम वैसा है, या फिर उसकी मदर आती है उसको शूट करते हुए देखा है? कोई भी वहां पे शूट नहीं करता सिवाय इसके। वॉशरूम साफ सुथरा है, अच्छा बना हुआ है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात हो गई? अच्छा, अब जब इससे बच जाए तो फिर उसके बाद में खाना पीने में पूरी अपनी दिखा देते हैं कि ये कितने बड़े लोग हैं, जो कि अक्सर जो है ना इन 5 स्टार होटल्स में आते रहते हैं। जाते ही खाने पे ऐसे टूट पड़ते हैं, इस तरह से खाते हैं कि इनके टेबल के बराबर में बैठा हुआ आदमी अगर कोई खा पी रहा हो तो उसको भी डिस्टरबेंस हो जाए। जिस तरह का ये शोर शराबा, हल्ला गुल्ला और क्रिंज टाइप का एलिमेंट वहां पे करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। अब आप देखिए वहां पे जा रहे हैं, सबको पता है कि हम किस होटल में जा रहे हैं, कोई पहली बार भी नहीं जा रहे हैं, इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं। लेकिन नहीं, खाना पीना क्या खाना है उसके लिए पूरी तैयारी कर लेना। आज जाके मैं इतना खाऊंगा, आज जाके इतना करूंगा, आज जाके मुझे उस वाले खाने पे टूट पड़ना है। तो ये क्या है? मतलब रात से इस बात की तैयारी हो रही है कि वहां जाके खाना खाएंगे, तो मैं खाना नहीं मिलता क्या? वाकई में क्या इनके घर में ये हाल है कि जो 5 स्टार होटल में जिस तरह की डिशेस मिलती हैं, क्या ये कभी खाते नहीं है उनको? उसमें डब्बा भी शामिल है, अम्मी भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, खाला भी शामिल है, सारे लोग शामिल हैं। किसी में इतनी सेंस नहीं है कि कहीं जा रहे हो तो खाने पीने के क्या एटिकेट्स होते हैं या कितना खाना चाहिए। आपको जो कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और आप रोजमर्रा में नहीं खाते, ठीक है जाकर उसको खा लो, इसमें कौन सी ऐसी बात है? प्लेट है भर भर के खाएंगे, ऐसे ऐसे दिखाएंगे जैसे टूट पड़ेंगे खाने पर। ये चीजें जो है थोड़ी सी याद आती है बैक में। पहले हिंदुस्तान में पत्तल सिस्टम चलता था, यानी शादी ब्याह में लोगों को नीचे बैठा के खिलाया जाता था, पत्तल के ऊपर सारा खाना परोसा जाता था और उसमें जितना जितना जिसको चाहिए होता है उसको उतना दिया जाता था। आप चाहे एक ही चीज को 4 बार ले लो या 5 बार ले लो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको वहीं पे ला कर दिया जाता था। आपकी कोई चॉइस नहीं होती थी कि आप भर भर के अपने प्लेट के अंदर बहुत सारा भर लें और उसको फिर खाएं ना। खाने की वेस्टेज इससे बिल्कुल रुकती थी। जैसे इंग्लिश सिस्टम यानी कि स्टैंडिंग सिस्टम आ गया, जैसे कि यहाँ पर बुफे होता है, सिमिलर टाइप से इस तरह का सिस्टम जैसे शादियों में आ गया, तो क्या होने लगा कि लोग बाग वहाँ जैसे टूट पड़ने वाली बात होती है ना, कुछ इस तरह से हुआ। मतलब पहले जो डिशेस वहाँ पर पंगत में बैठा के खिलाए जाते थे, अब वो डिशेस जो है बदल गए और उसमें कुछ और चीज़ें भी आ गई और ज़्यादा चीज़ें आ गई। तो कई बार जो गांव या इस तरह की बारातें होती थी तो उसमें क्या होता, तो पूरे पूरे डोंगे लेकर लोग बाग बैठ जाया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे अगर रसगुल्ले का डोंगा है तो सारा सारा उनके लिए है।
कुछ ऐसा ही माहौल ये पेश करते हैं जब ये किसी ऐसे बड़े रेस्टोरेंट में किसी अच्छे 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। किसने कितना खाना है, किसने किसके खाने पे नजर रखनी है, कैमरे से शूट करना है नहीं करना है, किसके पेट का स्कैन हो जाएगा। शर्म नहीं आती इस गुटखा किंग को भी अपनी सास के लिए भी इस तरह के वर्ड बोलते हुए कि अगर जितना भी तुम खाओगी वो सब स्कैन हो जाएगा और पता लग जाएगा कितने रसगुल्ले, कितने बर्फी, लड्डू, कितने कितने क्या क्या चीजें खाई हैं, रसमलाई कितनी खाई है। टोटल इनकी तरफ से ये ड्रामा लगता है, क्रिंज पना लगता है। पता नहीं वहां पे जो लोग बाकी लोग वहां पे डिनर कर रहे हों उनको कितना ऑकवर्ड फील होता है। ताज में जाने पे भी इसने कुछ ऐसी हरकतें करी थी। अभी भी एक होटल में इनको बुलाया गया था इनॉग्रेशन के लिए। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आ पाया इनमें ऐसी क्या खास बात देखी। ना इनके जो व्यूअर्स हैं खासतौर से डब्बा के, वो ऐसे है कि 5 स्टार होटल में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए फ्रिक्वेंटली जाएंगे। कोई रेयरली कोई होगा जो इस तरह से जाता होगा, वरना तो इसकी जितनी भी जनता है वो इस लायक नहीं है कि वो वहां पर जाकर खाना खाए। प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन ज्यादातर इसकी जनता इसी टाइप की है। तो जब भी ये वहां पर गए थे तब भी इन्होंने ऐसे क्रिंजपना दिखाया था। इन्हें एक रूम दे दिया गया और उसके बाद में भाई एयरपोर्ट के वो सब प्लेन्स वगैरह को वहां पे लैंड करते हुए और वहां से टेक ऑफ करते हुए देखकर कितना इन्होंने वहां पे क्रिंजपना दिखाया। डब्बा की तो क्या ही कह दें, वो पता नहीं किस दिन बड़ी होगी। कभी हवाई जहाज देखती है तो चिल्लाने लगती है, वो देखो हवाई जहाज। और जैसे इस व्लॉग में कार देख के, वो देखो कितनी सुंदर कार। यार ये सब चीजें अगर रू बेबी करे तो कुछ समझ में आता है। ये इतनी बड़ी 35 साल की औरत इस तरह की हरकतें करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये तो था इनका ड्रामा नंबर 1, होटल में किया गया ड्रामा। कुछ और पॉइंट भी हैं जो मैडम के व्लॉग में कवर करेंगे, क्योंकि वो मैडम की तरफ से हैं, यहाँ पर बात नहीं करते हैं। व्लॉग के स्टार्टिंग में गुटखा किंग जैसे अपने आप को कितना सुपर दिखा रहा है कि वो शूट पे जा रहा है, ओए होए शर्मा रहा है, लड़कियों को भी मात कर रहा है। मैं शूट पे जा रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है और मैं जो ऐसा करूंगा नहीं आगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता ऐसे, ना मैं इस लाइन में आ सकता। तेरी औकात नहीं है इस लाइन में आने की और ये सब करने की। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा डब्बा को ये किस ओर जा रहा है। उस पर भी अभी बात करेंगे, पहले फनी पे बात करते हैं। स्टाइल इतने दिखा रहा है कि चश्मा जो उतर नहीं रहा है व्लॉगिंग में। सच पूछो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें ऐसे गुंडे बदमाश जैसा दिखाई देता है, काला काला चश्मा लगाकर। ये है फिजिक अपनी अच्छी कर ली है, जिम जा जाकर फिजिक को बहुत बेटर कर लिया है इसने। उसके बाद में वो शूट भी एक दूसरे शूट की कॉपी है, बिल्कुल सी कॉपी करी गई है। इवन एक एक स्टाइल की, एक एक जो फोटोग्राफ का जो एंगल है वो भी उसकी कॉपी करी गई है बिल्कुल। को तो ओरिजिनल है कहाँ से? पूरी तरीके से तेरे दांत हो, तेरी आंखें हो, और फिर उसके बाद में तेरे बाल हो, और जब सब कुछ अलग हो जाए तो फिर इसकी बातें। इतनी चीप टाइप की हमेशा बातें करता रहता है। लगता ही नहीं कभी भी व्लॉग के अंदर ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, या फिर ये जो एटिकेट्स हैं शहर में के या इस तरह के, ये कुछ जानता भी है या कुछ करता भी है। यही वजह है कि भैया भाभी से भागता रहता है। जब बर्थडे में भी गया तो बच्चे के बहाने, बच्चे की माँ की तरह अंदर बच्चे को लेके बैठा रहा, बाहर आने की जरूरत नहीं करी। भाई इससे सामना नहीं हो पाता है, ये उनसे जो है शर्माता है। शर्माता भी नहीं, इसको शर्म आती है बहुत ज्यादा कि मैं क्या हूं और ये लोग क्या हैं। इसमें भी अपने आप को ये समझने की कोशिश ना करे कि उसको एज ए मॉडल चुना गया है या फिर उसके शूट होने से बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ अगेन 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 ये सिर्फ डब्बा की वजह से ये शूट इसको मिला है, क्योंकि डब्बा की जो ऑडियंस है उससे कम से कम एटलीस्ट उसको व्यू आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अकेला ऐसे ही बिना इसके शूट करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल भी शूट में लेना नहीं चाहिए था। यही देखना है इनके घर से कोई लेना है शूट के लिए तो भाई नान क्या बुरा था। नान की पर्सनैलिटी इससे मच मच बेटर है, और फिर एटलीस्ट वो एक क्लास को बिलोंग करता है। जनाब ने जो अपने क्लास मेंटेन करी है वो कम से कम क्लास उस लड़के में दिखाई देती है। उसके फीचर्स बेटर हैं, उसकी फिजिक अच्छी है, और वो अगर कोई भी इस तरह की ड्रेस या कोई अच्छा ड्रेस पहन लेता है तो वो लगता भी है। लेकिन भाई किसी को अगर उसकी फिजिक और उसकी अपीयरेंस इस सब के ऊपर करना होता तो बात अलग थी। अब ये डब्बा को देख लो, डब्बा की अपीयरेंस देख लो, और डब्बा का अब क्या कहना चाहिए, फिर नहीं तो लोग कहने लगेंगे बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। आज से जो है 4 साल पहले की डब्बा देख लो और आज की डब्बा देख लो, उसके बाद में भी 400 किलो होने पर भी ओ हो मैं तेरे को प्यार करता रहूंगा, तुम्हें प्यार करता हूँ करता रहूंगा, दिल बन के दिल में धड़कता रहूंगा। मैंने थोड़ा सा गाने को मॉडिफाई कर दिया है। डब्बा एक तरफ तो ये ऑब्सेशन में है कि भी मेरे को मॉडलिंग के लिए बुलाया गया, मेरे को शूट पे बुलाया गया, और डब्बा वो भी एक तरह की अलग ही ऑब्सेशन में है कि भाई उसके लिए बहुत बड़ा दिन है,
बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। क्यों बड़ा दिन है? क्योंकि आज उसके हस्बैंड ने उसको अच्छा कह दिया, उसको गुड लुकिंग कह दिया, उसको स्मार्ट कह दिया, उसको अच्छा कह दिया कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब इस डब्बा की मति कहाँ मारी गई है? जो सबको दिखाई देता है वो उसको क्यों दिखाई नहीं देता? वो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। अगर अच्छा समझता होता, एक बार बताइए, कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को इस तरह से ओवरवेट होते हुए और बहुत ज्यादा बल्जिंग करते हुए को किसको अच्छा लगेगा? हर एक कोई ये चाहता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत अच्छी दिखाई दे। सच पूछो तो अधिकतर जो हस्बैंड होते हैं उनको यही होता है, यार शादी के टाइम पे तुम कितनी अच्छी थी, अब तुम कैसे लगती हो यार, अब कैसे लगने लगी हो। बिल्कुल भी अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। होता ही है कि मेकअप बढ़ता चला जाता है, लेकिन बॉडी में जो एक नेचुरल ग्लो होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाता है, क्योंकि अपीयरेंस बदलने लगती है। मैं अगेन वो अपीयरेंस वर्ड बोल रहा हूँ, मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता, लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहता। इसे पता नहीं है ये इसका दुश्मन है जो इसको ये कह रहा है कि ये अच्छी लग रही है। अरे इसको साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ओपिनियन दे कि तुम अपना वेट कम करो, थोड़ा खाने पीने में सुधार करो, थोड़ा अपने फिजिकल जो चीज़ें हैं वो बढ़ाओ और अपना लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करो, तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगोगी। ये नहीं कि तुम 400 किलो की भी हो जाएगी तब भी अच्छी लगेगी। मैं मान जाऊँ 400 किलो की हो जाए तो ये, अरे ये किस लिए कह रहा है? अगर ये इसको अच्छा समझता तो डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करता। खुद के क्यों जाता है जिम में, क्यों करके वहाँ बॉडी बना रहा है, क्यों करके ये कह रहा है कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करना है? क्यों करना है तेरे को हेयर ट्रांसप्लांट? तो तेरे को तो बिल्कुल अच्छा दिखाई देना है, स्मार्ट दिखाई देना है, हैंडसम दिखाई देना है, लेकिन उसको बिल्कुल डल। अगर वो बोरी भी हो जाएगी, अब बोरी हो जाएगी, अगर 400 किलो की बात करेगा, आई थिंक बोरी से भी कुछ ज्यादा हो जाएगी, तो अगर वो बोरी भी हो जाएगी तब भी मैं तेरे को प्यार करूंगा। भाई ऐसा है, 2-4 बोरियां ले आ, उनको प्यार कर ले, लेकिन कम से कम इसको सही सलाह दे और कम से कम ये बच्चा संभालने लायक हो ऐसी सलाह दे। सच पूछिए तो जो इसको शूट करा रहा है ना, वो इससे ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा है। अगर वो शूट करेगा तो मच बेटर जो पोज आएंगे। लेकिन क्या है, व्यूवर्स जो है वो डब्बा के साथ बंधे हुए हैं, उसके साथ तो ना बंधे हुए हैं, तो उसको व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर डब्बा की तरफ से एडवर्टीजमेंट हो जाएगा तो उसको व्यूज ज्यादा आएंगे। अब देखिए ये किस तरह के डिल्यूजन में है। मैं डब्बा की बात कर रहा हूँ कि वो ये सोच रही है कि बच्चा होने के बाद में कितनी लाइफ चेंज हो जाती है। यानी उसके हस्बैंड का प्यार उसके बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया है और उससे वो प्यार करता है, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो प्यार करता है मुझसे, लेकिन बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया। इसे समझ में नहीं आ रहा, वो इसको इग्नोर करता है इन सब चीज़ों के लिए। आज की डेट में सारे एक व्लॉग में इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से खींचने की कोशिश करता है। उसका प्यार पैसा और इन सब चीज़ों के लिए अलग ही दिखाई देता है। भाई ये जो है कितने डिल्यूजन में है। क्यों ना हो, ये कर्मा तो वापस आता ही है। जो भाभी के साथ हुआ, भाभी ने सब कुछ किया लेकिन उसको मिला क्या? उसको यही सब मिला जो थोड़े दिनों में डब्बा को भी मिलेगा। भैया तुम जो करोगे वही, जो बोओगे वही तो काटोगे, कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे तुम्हें। और ये जो नए नए माँ बाप बने हैं, इन्हें ये नहीं पता कि बच्चा रोता है, ये सब करता है, सब कुछ होती है ये सब चीजें। होटल में गए हैं तो बच्चा रो रहा है, मतलब हर चीज इनकी अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज है, तो वो किसकी वजह से है? बच्चे की वजह से है। इसी बच्चे को कंटेंट बनाए हुए हैं और इसी बच्चे को जब वैक्सीनेशन करने के लिए लेके जा रहे हैं तो कितना ड्रामा भाई, कितना ड्रामा। इस तरह के फिल्टर और इस तरह के एंगल यूज करती है कि अपने आप को बहुत पतला दिखाई दे। अदरवाइज इसकी फुल पोज देखो, खासतौर से भाभी भैया और इन सब के टाइम पर, यानी ये जब शूट करते हैं या किसी और के कैमरे से देखो, तब आपको दिखाई देगा इसका साइज कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। भाई भाभी ने अपना वैक्सीनेशन वाला व्लॉग शूट किया था तो इसको भी लगा भाई सब करते हैं तो मेरे को भी करना है। पर ये तो सोच के देखिए भाई, ये जो भी व्लॉगर हैं, अपने बच्चे को रोते हुए दिखाना, बच्चे को इस तरह से पेन में दिखाना, ये सब कहाँ से अच्छा लगता है इनको। जब जनाब दिखलाजे चल रहा था तब मैडम और ये दोनों अपने बच्चे को लेके वहां पे गए थे और वहां पर जो पेपरबाजी थे वो इनके पीछे पड़ गए थे। आई मीन वो शूट कर रहे थे और उस टाइम बच्चा जो है थोड़ा सा अनकंट्रोल हो रहा था और वो रो रहा था। तो जनाब ने पीछे मुड़कर पहले कहा था मैडम ने, और उसी बात को जनाब ने पीछे मुड़ के कहा था, ये वाला जो बच्चे रोने वाला ये जो क्लिपिंग है ये काट देना। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब ये हर चीज अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसे नहीं दिखाना,
बच्चे के वैक्सीनेशन को कैसे करके ये फोकस करते हैं कि बच्चा इतना रोया, बच्चा रोएगा, बच्चे को पता चला, बच्चे को नहीं चला। भाई देखिए, जब इंजेक्शन लगता है तो जो निडल है, निडल अगर घुसेगी तो उसको चिल्लाएगा या नहीं चिल्लाएगा। आज की डेट में बड़े लोग भी अगर उनको निडल अंदर जाती है तो दर्द का एहसास तो हल्का हल्का सा होता है, वो बात दूसरी है। मैच्योरिटी के साथ साथ आप उस एहसास को समझ लेते हैं कि ये थोड़ा सा एहसास तो होना ही है। बच्चे नहीं समझते, या फिर ये कह लीजिए टीनेजर। अब देखिए, ये जो डब्बा के साथ में गई है, जिसको लेकर गई है, ये पिज्जा के लिए कि पिज्जा तुम चलना और तुम इसको जो है ये वैक्सीनेशन कराना। भाई बड़े आदमी को चुना है इसने, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी को चुना है कि तुम वैक्सीनेशन करवाना। अरे जो खुद के इंजेक्शन लगने पे दूर भागती है, नहीं 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 मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मैं बिल्कुल इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। उससे ये कहा जा रहा है कि उस बच्चे को पकड़ कर वो वहां पे वैक्सीनेशन करा के लाए। भाई वाह, वैसे ही वो ऑलरेडी उसकी आधी से ज्यादा माँ बन चुकी है। सच पूछो तो बच्चा जब रोता होगा ना तो डब्बा से ज्यादा वो उसको प्रॉब्लम होती होगी और वो भागती होगी कि बच्चा रो रहा है, मुझे उठाना है, मुझे उसको टहलाना है, मुझे उसको फीड कराना है। आई मीन फीड कराने का मतलब आप रॉन्ग मत समझिएगा, वैसे टाइप से फीड कराना है। पूछो तो इसको तो ये भी नहीं पता चलता होगा कि मेरे बच्चे ने कितनी बार पॉटी करी और कितनी बार शुशु किया, क्योंकि हर बार इसकी जो दोनों स्लेव हैं वो दोनों में से कोई ना कोई इस सब काम को करती होगी और वो इसके डायपर वगैरह ये सब चीज़ें चेंज करती रहती होंगी या चेक करती रहती होंगी। इसको तो बिल्कुल भी इस बात का नहीं होगा कि कोई सा डायपर चेंज करना है या बच्चे का नैपी देखनी है या अब उसकी क्या कंडीशन है। ये जो बार बार कहते हैं ना हमने पेनलेस जो है वैक्सीनेशन कराया, भाई पेनलेस वैक्सीनेशन कुछ नहीं होता। ये अगर देखिए कोई इंजेक्शन लगाया जाएगा, आई मीन नीडल अंदर जाएगी, तो जितना पेन होना है वो तो पेन होना ही होना है। ये उस पेन की बात की जाती है कि जो उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं, जो मतलब आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो डेफिनेटली उसके जो जर्म्स होते हैं वो अंदर डाले जाते हैं और उसकी वजह से बच्चे के अंदर, शरीर के अंदर जो उसके डेवलपमेंट होता है, आई मीन वो पूरी बॉडी में फैलते हैं और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसका मुकाबला करती है, तब बच्चा जाके वो ठीक होता है। तो इसके बीच का जो प्रोसेस होता है इसमें बच्चे को थोड़ा बहुत एबनॉर्मल फीलिंग तो होती है। बहुत सारे बच्चों को फीवर आता है, बहुत सारे बच्चों को दर्द होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इससे छुटकारा मिलता है। बाकी वो निडल है, निडल तो निडल ही होती है भाई। तो हर चीज़ को ये ड्रामा बना के रख देते हैं, वैक्सीनेशन को भी एक ड्रामा बना के रख दिया। जब भी ये बच्चे बड़े होंगे, मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ, और ये वैक्सीनेशन और इस तरह के व्लॉग देखेंगे, कहेंगे यार हमारे माँ बाप कैसे थे, इन्हें पता भी था कुछ या नहीं था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा एक और भी बात है, ये कहना कि बच्चा जो है देखते ही रोना शुरू कर देता है। अरे अभी तो बच्चा इतना छोटा है, उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। जबकि अगर रू बेबी की बात करेंगे तो डेफिनेटली अब वो बोलने लगा है, समझने लगा है। भाई बच्चे अच्छी तरह पहचानने लगते हैं कि यहाँ पे आने पर इंजेक्शन लगता है, तो वो पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आप ये समझिए, कुछ बच्चे स्कूल जाते समय रोते हैं तो आप उनको कितना ही बहका कर ले जाइए, लेकिन अगर उन्हें स्कूल की बिल्डिंग साथ में दिखाई दे गई, पास में दिखाई दे गई या वही वाली गली दिखाई देगी तो वो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पहचानते हैं कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, हम जो करने जा रहे हैं वो नहीं करने जा रहे, हमें इस काम के लिए लेकर आया जा रहा है। इस तरीके से जो बच्चे अब थोड़े से बड़े होने थे वो डॉक्टर को भी पहचानने लगते हैं, उससे क्लिनिक को भी पहचानने लगते हैं, इवन देन वो रास्ते को भी पहचान जाते हैं कि ये मेरे को कहाँ लेकर जा रहे हैं। कैमरे का क्या इफेक्ट होता है आप ये देखिए। डब्बा के घर में 2-3 बार ऐसा देखा गया कि डी दादा जो है ना वो बच्चे को लेकर आ जाते हैं, यानी रू बेबी को लेकर आ जाते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन नहीं होता या डब्बा नहीं होती तो वो कितना रिलैक्स मूड में होते हैं। एक दिन तो उसके बेडरूम में बेड के ऊपर फैले पड़े थे, लेकिन जैसे डब्बा अपना कैमरा लेके आ गई फटाफट जो है सीधे होके सारे बैठ गए। अब देखें, अब ये वो रिक्लाइनर जो है जो कि लाया गया था डब्बा के अकॉर्डिंग फनी के लिए लाया गया था, वो उस पर बड़े आराम से लेटे पड़े हैं, लेकिन जैसे डब्बा अपना कैमरा लेकर आती है तो वो फिर फटाफट सीधे होके अलग बैठ जाते हैं। ये है इनकी व्लॉगिंग जो घर में हर एक किसी को अनकंफर्टेबल करती है। तो भाई इनके कमेंट सुनिए। नानी कैसे कहती है, पूरा दिन दिल नहीं लगा और यही लगा रहा, कैसे आएगा, कैसे उसके दर्द हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। सुबह से सोच रही थी फोन करूंगी, फोन करूं, सुई लग गई कि नहीं लगी। भैया इतनी चिंता अपने पोते की भी कभी करी है? अभी वैक्सीनेशन करा के आया था, पूछने गई थी कि क्या हुआ, बच्चा रोया नहीं रोया, मेरे बच्चे को कितना दर्द हुआ।
ये सारे ड्रामे जो है ना ब्लॉग में ही होते हैं, कैमरे के सामने ही होते हैं। कितना पक्षपात है दोनों बच्चों में, कितना फर्क किया जा रहा है। तो भाई जो दूसरी माँ बनी हुई है, आवा इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मुंह ही बंद नहीं हो रहा था इसका। भाई मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही थी कि वहां उसके इंजेक्शन के साथ में अगर इसने भी रोना शुरू कर दिया होता तो क्या होता। तो भाई अगला ड्रामा शुरू हुआ बर्फी बनाने का, काजू कतली बनाने का, वो भी गोल्डन। आगाज तो देखिए उस प्रोग्राम का, कितना बड़ा बर्तन लिया गया है, कितना स्टाइलिश बर्तन लिया गया है कि ये जो है अभी बनाएंगे और इससे भर जाएगा। अगर तेरे को शर्म हो और ये सब चीजें बिगाड़नी जो है वो बिगाड़ दी और इसमें भी बिगाड़ दी, तो फिर इसको अपने आंसुओं से भर के दिखा दे, तब तो मानेंगे कि हाँ अभी कुछ शर्म है और इसको लगता है कि कोई चीज गलत हुई है तो गलत क्यों हुई। चलिए इसे काजू कतली का क्या रिव्यू करें। हर बार जैसे बनाती है वैसे ही इस बार भी पूरी तरह से बिगाड़ा है, और वो भी एक बहुत बड़े शेफ का नाम लेके कि हम उसकी रेसिपी को कॉपी कर रहे हैं और बड़ा अंदाज के साथ में इतना चीनी डालना है, इतना ये करके मावा लेना है। होने वो ढाक के तीन पाती हैं, बनना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिगड़ना है। और इसने बिगाड़ कर ही दिखाया और पूरा दावे के साथ किया था, नहीं इस बार बना के रहूंगी, इस बार बना के रहूंगी। ये और कोई सही काम कर जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पूछो तो ये तो इसकी व्लॉगिंग का रूल ही नहीं है, किचन में जाके सारी चीजें उल्टी पुल्टी। चलिए ये भी बिगाड़ कर दिखा दिया, अब इसका क्या रिव्यू करें। एंड करते हैं हम यहाँ पे पॉडकास्ट का। इस तरह की ड्रामेबाजी जो आपको हर व्लॉग में दिखाई देती है इसकी, वही सेम ड्रामेबाजी है इसने इसमें भी रिपीट करी और वही अपने फॉर्मूले इसमें भी आजमाए जो कि आज तक आजमाती आई है। इसी तरह से टाइटल्स का उपयोग करना और वही सब चीजें करके दिखाना, चाहे होटल की ड्रामेबाजी हो या फिर ये बर्फी की ड्रामेबाजी हो, और अब बच्चों का कंटेंट भी कॉपी करना हो। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।